हेलो दोस्तों। तो बहुत दिन बाद मैं अपने इस चैनल पे एक्चुअली मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अक्सर तो मैं क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो डालता हूँ, बट इस बार मैंने सोचा एक बार 1-to-1 इंटरेक्शन कर लिया जाए आप लोगों से। क्यों? क्योंकि जो 2025 में अटैम्प्ट लेने वाले हैं बच्चे, उनको मैं अपना एक्सपीरियंस दे पाऊँ और कैसे वो मीन्स एक पाथ फॉलो करेंगे जिससे कि वो अंडर 500 एटलीस्ट सिक्योर कर पाएँ, क्योंकि मैं तो कोई टॉपर हूँ नहीं, ना मेरी कभी अंडर 100 आई। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि कैसे आप अंडर 500 तक सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो एक मतलब फिजिबल होगी, ऐसा नहीं होगा कि हवाई बाजी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी एनालिसिस किया है 2021 से 2024 के पेपर से, जो भी मैंने अपना एनालिसिस किया है वो बस मैं आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ आपको समझ आएगी। क्योंकि बच्चे क्या है कि टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, AIR 1 के इंटरव्यू देखेंगे, अंडर 100 जो भी बच्चे आएंगे उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, एंड फिर थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग 10 घंटे पढ़ाई करते हैं या 20 घंटे, जितना भी बताते हैं वो लोग उतना वो घंटे पढ़ाई करते हैं। तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कैसे नेटवर्क थ्योरी को हैंडल करूँगा, कैसे सब्जेक्ट का ऑर्डर डिसाइड करूँगा, कब टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगा, कब क्या करूँगा। तो बच्चे सब इन सब में झोल हो जाता है, कैसे रिवीजन करूँगा। तो उसके दिमाग से पूरी चीज़ें हैं वो एक मैसअप हो जाता है, फिर वो समझ नहीं आता कि उसको क्या पाथ चुनना चाहिए। तो देखो, मैं अंडर 500 के लिए तो बता सकता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार सिक्योर किया है। आपको पता होगा कि मेरे 2021 में 304 रैंक आई थी और 2024 में जब मैंने अभी एग्ज़ाम दिया तो 432 रैंक आई है। तो मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरीके से 2025 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल ये जो स्ट्रेटेजी होगी, मैं थोड़ा सा मतलब कोई मेरे पास पेन कॉपी नहीं है कि एकदम फ्लो बता दूं कि ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना मतलब मैंने एनालिसिस किया है पेपर देते समय और प्रिपरेशन करते समय, टेस्ट सीरीज देते समय, मैं बस वो एक सिंपल सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि हम ऑर्डर क्या रखेंगे पेपर को, मतलब तैयारी को करने का, कौन से सब्जेक्ट्स पहले करें कौन से बाद में करें। मोस्टली बच्चे इसी में मैसअप कर जाते हैं, स्टार्टिंग में उठा लेंगे EMT या एनालॉग सर्किट्स, फिर होगा नहीं उनसे, फिर वो छोड़ेंगे कि टफ टफ चीज़ है, गेट तो हमसे हो नहीं पाएगा, छोड़ दो। तो और आधे लोग ये सोचते हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेज से आता हूँ, मेरे से होगा नहीं होगा, मेरी जेई नहीं निकली थी, अब क्योंकि ये भी IIT फ्रेम करता है, जेई भी IIT फ्रेम करता है, तो ये वाला भी पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इन सब को सोचते हुए बच्चा इतना थक जाता है, इतना वरी कर जाता है, जो कि करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मेरी भी 2020 में 7509 रैंक थी, फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया तो मेरी 304 रैंक आई, जैसे आपने देखा भी, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और इस बार तो मैंने कुछ जस्ट PYQs लगा के दिया था, तो मेरी 432 रैंक आई, जो कि एक डिसेंट रैंक है। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो शायद आपको बेस्ट आई मतलब एक अच्छी IIT में आप प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। थोड़ा मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ था तो गर्मी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले गेट के सिलेबस को समझिए। गेट का सिलेबस क्या है? गेट के सिलेबस में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 से 11 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें हमारा जो वेटेज है मतलब इक्वली आप लगा लो 10 से 12, 12 12 से 10 से 12, 10 से 14 के अराउंड लगा लो। मोस्टली सब्जेक्ट्स इसी में लाई करते हैं, ठीक है। FT और मैथ्स हटा दीजिए, मैथ्स आता है अपना 13 मार्क्स का और FT आ जाएगा 15 मार्क्स का। तो जो अब पोर्शन देखना कहाँ कहाँ से आपको मार्क्स कवर करने हैं। मैं AIR 1 नहीं हूँ, मैं फिर बता दूँ, मैं AIR अंडर 100 नहीं हूँ, AIR 1 नहीं हूँ। मेरा जो एनालिसिस है वो है अंडर 500 लाने का। उम्मीद करूँगा कि मेरे एनालिसिस से कोई ना कोई बच्चा अंडर 100 भी लाए, होपफुली AIR 1 भी आ जाए किसी का। बट मैं एक जो हैक्स होते हैं, हैक्स बोलें या कुछ बोलें, वो मैं बताता हूँ। तो आप समझो गेट के पैटर्न को कि FT जो है वो आता है 15 मार्क्स का। इस बार मेरे FT में 15 में से 14 मार्क्स आए थे, जो कि एकदम करेक्ट थे। एक नंबर का मैंने छोड़ दिया था, अटैम्प्ट नहीं लिया था, वो इंग्लिश का था, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है तो मैंने वो अटैम्प्ट ही नहीं लिया, ठीक है। तो 15 में से मैंने 14 ये सिक्योर कर लिए। अब बात बचती है कि जो मेरे लिए है वो 50 का आप कट ऑफ मान के चलो, या 45 50 इसका कट ऑफ मान के चलो कि आपको इतने नंबर लाने हैं।
50 में से मैंने 14 नंबर ले आया, मेरे बचे 36 नंबर। 36 नंबर मुझे कवर करने हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि डिजिटल, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से करेंगे, बाकी की तो मैं बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आप पहले उनको उठाइए। सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट कीजिए। मैथ्स से क्यों? क्योंकि मैथ्स एक आपका बेस क्रिएट कर देगा आगे के सब्जेक्ट्सों के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा डायरेक्टली हम बोले कि नहीं नहीं मैं तो नेटवर्क उठाऊंगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मैथ्स उठाइए, क्योंकि नेटवर्क में आपको लैप्लास वगैरह यूज़ करेंगे। मैथ्स में आप पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको नेटवर्क में वो थोड़ा सा ईजी लगेगा और कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं या अच्छे से समझते हैं चीज़ों को तो आप नेटवर्क उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले मैथ्स कीजिए, मैथ्स अच्छे से कीजिए। मैथ्स में इतना कीजिए कि अगर 13 मार्क्स का मैथ्स आता है तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स अगर कहीं नहीं गए हैं आपके, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप 10 मार्क्स तो लाएंगे मिनिमम। अगर आप 10 मार्क्स से भी कम मैथ्स में ला रहे हैं तो आप पहले मैथ्स अच्छे से कीजिए, मैथ्स के PYQs लगाइए। मैथ्स में देखो मोस्टली है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैलकुलस में बस वो इंटीग्रल पार्ट थोड़ा सा हार्ड, मतलब हार्ड बोलें या कुछ बोलें, जिसमें स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम ये सब आ जाती है, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ये सब आ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। बाकी तो जो आपका कॉचीज थ्योरम वगैरह रहते हैं जिसमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं हम, वो आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि उसमें से तो नंबर आना ही है। तो 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, इस पे तो नंबर, इस पे तो हमेशा मतलब क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बना था। तो जिसको इतना सा फॉर्मूला याद होगा, रेसिड्यूज निकालने आते होंगे, वो मैथ्स में अच्छा कर जाएगा, मतलब इस चैप्टर में अच्छा कर जाएगा। तो आपको ये देखिए कि मैथ्स को कैसे कवर करना है। मैथ्स को सबसे पहले आप अपने थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप PYQs लगाइए, उसके बाद जो मेड इजी है इस एकेडमी की, जिसकी भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना है तो सबसे पहले आप PYQ ख़त्म कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें PYQ लगाइए। फिर अगर कोई ये कहता है कि बिना PYQ के वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। PYQ मतलब PYQ आपको लगाना है। मैथ्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगा पाओ लगाइए। प्रोबेबिलिटी के लगाइए, टोटल प्रोबेबिलिटी के, बायस थ्योरम, जो भी आपको आता है, जितना आता है, जितना आप पढ़ रहे हो उतने के PYQs लगाइए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा। 25 में से आपके 10 नंबर भी आते हैं स्टार्टिंग में, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत डिसेंट नंबर है। मैंने 8 नंबर से अपने आप को उठाया है, ठीक है। तो बहुत कहीं नहीं गया है। 25 में से अगर आपके 10 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं तो बहुत डिसेंट नंबर है स्टार्टिंग में। पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। उसमें बस अपने जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो आपको देखना, ठीक है। तो फिर जब आप 25 मार्क्स के टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको बस ये देखना है कि आपने जितना पढ़ा है और जो क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है वो आपकी कवरेज में है या नहीं। अगर वो आपकी कवरेज में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वो जाके टॉपिक पढ़िए जो उस टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन पूछा था लेकिन आपको आता नहीं। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो फिर आप देंगे 50 मार्क्स का टेस्ट। 50 मार्क्स के टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करना है। एटलीस्ट 50 मार्क्स में आपको 35 प्लस लेने की कोशिश करना ही है, ठीक है। नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए एक टेस्ट में नहीं है तो इस एकेडमी की दीजिए। किसी ना किसी टेस्ट में अगर आपके एक से दो बार में मोर देन आपके अगर 35 हिट करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रिप बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कैसे मैथ्स का या फिर कैसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही फॉलो रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स, उसके बाद आप उठाइए नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि नेटवर्क का ही यूज़ होगा आपके एनालॉग सर्किट्स में, ठीक है। एनालॉग सर्किट्स में जब आप पाई मॉडल बनाएंगे, RE मॉडल बनाएंगे, जो भी मॉडल बनाएंगे, BJT के, मॉसफेट्स के, जितने भी मॉडल्स बनाते हैं, चाहे वो कैपेसिटर्स का, वो 2 कैपेसिटर सीरीज़ में है, पैरेलल में है, कैसे उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बीच में रजिस्टर लगा दिया, कैसे इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगता है, वो सारी चीज़ें आप नेटवर्क्स में अच्छे से कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें एनालॉग में यूज़ होंगी। एनालॉग में आपको KCL KVL बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या है कि
नेटवर्क का बेसिक केसीएल सीख लेते हैं, जब एनालॉग में लगाने की बात आती है तो नहीं कर पाते हो। पता नहीं, मुझे ही नहीं समझ आता क्यों डर लगता है उनको। जब तुमने नेटवर्क में केसीएल केवीएल लगाया है तो सेम चीज़ एनालॉग में लगानी है, उतना क्यों हेडेक लेना है। कई बच्चों को इसी मामले में एनालॉग टफ लग जाता है। टफ की कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। आपको बस केसीएल केवीएल जब भी एनालॉग में मोस्टली क्या पूछते हैं, जैसे गेट 2024 में भी देख लो, आर इनपुट आर आउटपुट। बेस से देखेंगे तो आर इनपुट क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो आर इनपुट क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आर आउटपुट क्या होगा। बस यहाँ से देखते ही रहते हैं। और जब देखते रहते हैं तो आपको करना क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगाओ, करंट सोर्स लगाओ, दोनों का रेशियो निकाल लो। यही यही करना है आपको, चाहे वो इनपुट की बात हो चाहे आउटपुट की बात हो। बस आपको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्लेस करना है उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको टिप्स पे रहनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो नेटवर्क करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा केसीएल केवीएल मजबूत हो जाए, नोडल एनालिसिस मजबूत हो जाए, रेजोनेंस मजबूत हो जाए। रेजोनेंस अब जैसे एनालॉग सर्किट्स में आपको दे देंगे, बीजेटी के साथ एक आरसी कॉम्बिनेशन दे देंगे या फिर आरएल कॉम्बिनेशन दे देंगे। आप उसमें रेजोनेंस पूछेंगे तो बच्चों के हाथ पाँव फूल जाते हैं कि कैसे मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालूँ। अरे भैया, रेजोनेंस तुम पढ़ के तो आए हो, बस उसमें गेन वेन ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप नेटवर्क में पढ़ के आए हो भैया रेजोनेंस, आप बस उसको बीजेटी लगा दिए तो आप उसमें थोड़ा सा करंट का ज़्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो, अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो होगा। बाकी सर्किट तो वही है। तो आरएल सर्किट जब आपने नेटवर्क में किया है तो आपके एनालॉग में क्यों हाथ पाँव फूल जाते हैं, नहीं फूलने चाहिए। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क में रेजोनेंस अच्छे से करना है, केसीएल केवीएल अच्छे से करना है, नोडल एनालिसिस अच्छे से करना है, मैश एनालिसिस अच्छे से करना है। उसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर्स के लिए ठीक से करना है। उसके बाद आपको जो भी नॉर्टन्स थ्योरम होती है, थेवेनिन्स थ्योरम्स होती है, ये अच्छे से करना है। क्योंकि ये चीज़ सेम चीज़ आपको क्या होगा, नॉर्टन से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनवा लेंगे आपको एनालॉग सर्किट्स में, जिसमें आपको जैसे बोलते हैं ना सेल्फ बायस सर्किट होता है, उसमें आप इक्विवेलेंट बनाएंगे आरटीएच का। आप जिसने ये सब नेटवर्क में अच्छे से पढ़ा है वो एनालॉग भी कर लेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आप पहले मैथ्स कीजिए, मैथ्स में आप लाप्लास वगैरह सीख जाएंगे, नेटवर्क कीजिए, नेटवर्क में आप केसीएल केवीएल ये सब सीख जाएंगे, थेवेनिन्स नॉर्टन्स ये सब वगैरह आपको अच्छे से आ जाएगा, आ जाना चाहिए एटलीस्ट। फिर जब नेटवर्क आ गया, अगेन इसकी टेस्ट सीरीज देनी है। 25 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 25 मार्क्स से ये देखना है कि आपका कवरेज हो रहा है नहीं हो रहा। 50 मार्क्स में 35 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना है, हिट करने की कोशिश करना है कि 35 प्लस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ले पाएँ, ठीक है। मेडिजी में नहीं आ पा रहे तो एस में आइए, किसी न किसी में तो हिट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। नेटवर्क हो गया, उसके बाद आइए आप सिग्नल एंड सिस्टम। आप कोई कहेगा कि डिजिटल भी कर सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। डिजिटल आप कभी भी कर सकते हैं, इवन बिफोर मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि डिजिटल में ऐसा कुछ कोई डिपेंडेंसी नहीं है अदर सब्जेक्ट से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आता है सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम आप कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करेगा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। सिग्नल एंड सिस्टम्स में आप जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और जो आपका हो गया जो सीरीज़ निकालते हैं, फूरियर सीरीज़ निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, एफ मोड मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। तो सिग्नल्स करना ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नल्स करेंगे तभी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके एनालॉग कम्युनिकेशन कर पाएंगे अच्छे से। डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज़ होगा, क्योंकि उसमें भी हम जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, जैसे एक्स ऑफ टी है तो उसका हम एक्स ऑफ एफ में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तो आपको सिग्नल सिस्टम्स के अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए, सिग्नल सारे टिप्स पे होने चाहिए। क्या इम्पल्स होता है, यूनिट इम्पल्स होता है, सिंक फंक्शन होता है, सैम्पलिंग फंक्शन होता है, जो भी फंक्शंस हैं वो आपको अच्छे से होने चाहिए। कॉजल एंटी कॉजल सिस्टम्स अच्छे से होने चाहिए, टाइम वेरिएंट सिस्टम्स अच्छे से होने चाहिए, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन अच्छे से होनी चाहिए, ऑटो कोरिलेशन अच्छे से होना चाहिए, क्रॉस कोरिलेशन अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है फूरियर सीरीज़ अच्छे से होना चाहिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे से होना चाहिए, DTFT अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से होना चाहिए और जेड ट्रांसफॉर्म अच्छे से होना चाहिए। लास्ट में DFT अच्छे से होना चाहिए। अगर आप ये सारे पीरियोडिक मतलब एकदम सिक्वेंशियली पढ़ते जाते हैं तो मेरे हिसाब से सिग्नल सिस्टम अच्छा ही है, अच्छा हो जाएगा आपका। देन अगेन वही टेस्ट सीरीज़ का सेम फॉलो करना है, लेकिन मैं इसमें आपको रिलैक्सेशन देता हूँ कि अगर आप 30 प्लस स्कोर करते हैं, मैं 35 क्योंकि सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है,
ठीक है। टफ़ इन द सेंस मेरे लिए टफ़ था, क्योंकि मतलब टफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली नेटवर्क एंड मैथ्स के एंड डिजिटल के सिग्नल्स थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज भी आपको मतलब थोड़ा बाय हार्ट भी करना पड़ता है, तो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ तो आपका 30+50 में से स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिग्नल एक डिसेंट लेवल पे हो चुका है। और 25 में आप ये देखेंगे कि आपका कोई कवरेज छूट तो नहीं रहा। कवरेज छूट रहा है तो तुरंत आप रिवीजन कीजिए, या किसी ओपन जो भी बुक है आपकी स्टैंडर्ड बुक, उसको फॉलो कीजिए। जो भी आप करते हैं किसी टीचर के, अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो किसी को जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो देख लिए। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। सिग्नल्स के बाद आपका आ जाता है डिजिटल। डिजिटल बहुत इजी सब्जेक्ट सभी को लगता है, मुझे भी लगता था, सभी को लगता है। इसमें मोस्टली आपको 8 नंबर का डिजिटल तो आता ही आता है। ट्राई करना ये 8 में से मैक्सिमम नंबर आप हिट कर पाएँ, एटलीस्ट 7 तो कर पाएँ, ठीक है। 7 या 6 जितना भी आपका कैपेसिटी है आप रख लीजिए, तो आप उतने तो कर पाएँ। तो अभी आपके पास क्या हो चुका है, एफडी आपको अच्छे से करना है। 15 में से एटलीस्ट आपको 12 मार्क्स तो लेना है। मैथ्स हो गया आपका, 13 में से 10 मार्क्स तो लेना है। नेटवर्क हो गया आपका, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, डिजिटल सिस्टम्स हो गए, डिजिटल सर्किट्स एंड डिज़ाइन, जो भी आप कहते हैं, डीएलडी बोलते हैं, किसी को डिजिटल सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो गए। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक के कोर सब्जेक्ट हैं, जो परेशान करके रख देते हैं। और कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा ये बहुत फेवरेट था, जैसे ईएमएफटी हो गया, एनालॉग सर्किट्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया। अगर किसी की ये 3 सब्जेक्ट्स पे 50% भी पकड़ होती है ना, तो उसका गेट का पेपर अच्छा जाना ही जाना है, लिख के ले लो। अगर 3 सब्जेक्ट्स पे, एनालॉग सर्किट्स, ईएमएफटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इस पर अगर 50% भी किसी बच्चे का अच्छा, मतलब 50% भी पकड़ हो गया, तो ये पेपर आपके अच्छा जाना ही जाना है, गेट का, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो अब इनको कैसे करें, चैलेंजिंग बात तो यही है, इनको कैसे करें। देखो, जिसका नेटवर्क अच्छे से है, जिसको आरटीएच वगैरह सब अच्छे से निकालना आता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे आरएलसी सर्किट का हो, चाहे नॉर्मल विदाउट आरएलसी सर्किट का, नहीं केवल रजिस्टिव सर्किट का हो, ये आपको पता होना चाहिए। लीडिंग लैगिंग सब कैसे, पावर फैक्टर वगैरह निकालना आना चाहिए सारा, ठीक है। जिसका नेटवर्क एकदम अच्छे से है, उसका एनालॉग सर्किट कहीं नहीं गया, ये मैं बता दूं। जिसका नेटवर्क जिसने अच्छे से कर लिया, उसका एनालॉग सर्किट कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो एनालॉग सर्किट के लिए क्या करें, पहले आता है डायोड्स। डायोड्स का सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के में लेते हैं हम डायोड्स को, ठीक है। जब मल्टीपल डायोड्स आते हैं ना, तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। सही बात बता रहा हूँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। दिमाग का जो फ्यूज़ है ना, वो उड़ जाएगा जब मल्टीपल डायोड्स आएंगे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आएंगे। तो आपको ये आना चाहिए कौन सा डायोड ऑन हो रहा है, कौन सा डायोड ऑफ हो रहा है। बस ये रखने से काम नहीं चलेगा। वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, देन डायोड ऑन एंड देन डायोड ऑफ, इससे काम नहीं चलेगा। मल्टीपल डायोड्स का कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आपका डायोड यूँ निकल जाएगा, चाहे वो जीनर डायोड हो, चाहे कोई सा डायोड हो, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ याद रखना, जीनर डायोड आता है, उसका ब्रेकडाउन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कुछ भी आप कर लेंगे, ठीक है। और जीनर डायोड प्लस नॉर्मल डायोड के मिक्सचर में कब जीनर डायोड का ऑन होना है, कब जीनर डायोड ब्रेकडाउन में जाना है, कब नॉर्मल डायोड ब्रेकडाउन में या फॉरवर्ड बायस में, किस में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डायोड्स के, वो अच्छे से होना चाहिए। बाई हार्ट कुछ नहीं करना है। डायोड चैप्टर होता है तभी आगे बीजेटी पे जाना है, अदरवाइज डायोड अच्छे से करना है, ठीक है। देन आता है आपका बीजेटी वाला पार्ट, डायोड का। ये सारे अच्छे से, किसी स्मॉल सिग्नल में कैसे उसका मॉडल बनता है, लार्ज सिग्नल में कैसे उसका मॉडल बनता है, कैसे जब हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं डायोड, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, कहाँ पे आरएलसी जो भी उसका कॉम्बिनेशन से डायोड हम हाई फ्रिक्वेंसी पे बनाते हैं, तो क्या सर्किट बनता है। क्यों, क्योंकि ये आता है हॉट्स के क्वेश्चन में, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में ये वाला दे देंगे कि इस फ्रिक्वेंसी पे ये डायोड काम कर रहा है, इसका ये बता दो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है ना, तो बहुत दिक्कत होगी। छोटी छोटी चीज़ हम छोड़ देते हैं, बाद में क्वेश्चंस वही आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं पेपर टफ बन गया, ठीक है। पेपर टफ नहीं होता, बस अपनी नॉलेज थोड़ी सी कम रहती है। ये हो जाता है आपका डायोड का ख़त्म। उसके बाद आता है आपका बीजेटी। अब देखो, बीजेटी का मैं सिंपल बता दूँ। बीजेटी में जब मोस्टली लोगों को बीजेटी और डायोड के कॉम्बिनेशंस दे देते हैं, तो वो एकदम से हॉपलेस हो जाता है कि क्या करना चाहिए मेरे को। अरे करना कुछ नहीं है। अगर बीजेटी और जीनर डायोड का कॉम्बिनेशन आता है, तो जीनर डायोड को सिंपल 5 वोल्ट की, मतलब जितने भी जीनर वोल्टेज की बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। इन जनरल यही होता है, ठीक है ना। और
जिसका नेटवर्क अच्छा है, जिसने KCL KVL अच्छे से सीखा है, वो RE RPi ये सब मॉडल बना पाएगा। बीटा मॉडल जो भी मॉडल्स होते हैं सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, ये मीडियम फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, BJT का बाय हार्ट एकदम दिमाग में ना सोते समय भी वो दिखना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये चीज़ हो रहा है आपके तो बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए। सारे मॉडल्स, 3 मॉडल्स होते हैं, तीनों मॉडल्स, तीनों के पैरामीटर कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, कैसे हम KCL KVL से R इनपुट R आउटपुट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल, लो फ्रिक्वेंसी मॉडल और तुम्हारा मीडियम फ्रिक्वेंसी मॉडल कैसे BJT का बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तब मैं मानूंगा कि आपका BJT अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। अगर आप ऊपर से कर रहे हैं कि मैंने ये रट लिया, ये रट लिया, तो कुछ नहीं होगा। यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, बैंडविड्थ गेन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में फिट नहीं होती हैं, ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये जब अगर आपका BJT अच्छे से हो गया, उसके बाद आती है मॉसफेट की कहानी। भैया अगर BJT जिसका अच्छे से हो गया, फिर मॉसफेट तो ये समझो कि अगर BJT को मैं 10 में से मार्क्स दूँ तो 9 या फिर 10 आउट ऑफ 10 अगर BJT 10 है तो मॉसफेट उसका 6 या 7 रह जाता है। क्योंकि मॉसफेट में एक इंटरनल पैरामीटर तो गायब ही हो जाता है ना। एक रजिस्टर जो R इनपुट रजिस्टर है वो तो इन्फाइनाइट हो जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन इतनी ईजी हो जाती है कि जिसने BJT अच्छे से पढ़ा हुआ है मॉसफेट तो वो ईजिली कर लेगा। तो BJT को आप कोर बनाओ, अगर BJT आपका हो गया तो मॉसफेट तो फिर यूँ हो जाता है। ठीक है, अगर BJT में आपकी पकड़ है तो मॉसफेट बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये सारी कहानी अगर हो जाती हैं BJT मॉसफेट और डायोड, उसके बाद रह जाता है आपका ओपैम्प। ओपैम्प में आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फीडबैक टोपोलॉजी का अच्छे से ध्यान रखना है। ये पता लगा के रखना है कि पॉजिटिव फीडबैक किसे कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कैसे किसे कहते हैं, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव फीडबैक में और कौन सा नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको ये फाइंड आउट करना नहीं आता, कई बच्चे होते हैं बस इन्वर्टिंग देखा, इन्वर्टिंग जिसने देखा बस मज़ा आ गया उनको, और जहाँ पे दोनों का फीडबैक लगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बस बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें फीडबैक असलियत में कौन सा है। जब आप पॉजिटिव से भी फीडबैक डाल देंगे, नेगेटिव से भी फीडबैक डाल देंगे, तो आपको बीटा निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फीडबैक जो है डोमिनेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव कर रहा है तो आपको अकॉर्डिंगली जो सैचुरेशन की कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ओपैम्प को सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो आप तो वो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप आगे जा सकते हैं। तो बच्चों को यही नहीं पता होता, वो दोनों फीडबैक आते हैं, दोनों फीडबैक लगे रहते हैं, पता ही नहीं रहता है कौन सा फीडबैक में काम करना है। वर्चुअल फीडबैक वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा के आ जाते हैं, नंबर मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक फाइंड करें, फीडबैक टोपोलॉजी कैसे निकालें, नॉन आइडियल ओपैम्प के कंडीशंस अच्छे से। मोस्टली बच्चों की प्रैक्टिस होती है आइडियल ओपैम्प, जहाँ पे ओपैम्प का इनपुट रजिस्टेंस इनफाइनाइट है, गेन इनफाइनाइट है, वो करने का। आप नॉन आइडियल ओपैम्प्स के बारे में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाना, ज़्यादा उनका प्रैक्टिस करना, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। स्मिथ ट्रिगर ये सब अच्छे से लगाना, और हिस्टेरेसिस वगैरह ये आप अच्छे से करना। अगर आप ये करेंगे तभी आपका एनालॉग वाला पोर्शन कवर होगा। ठीक है, नाउ अब बात आती है EMFT की। देखो EMFT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली बच्चे डरते हैं। ठीक है, मैं फिर बता दूँ, EMFT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली बच्चे डरते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है बाकी सब्जेक्ट से, इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो EMFT करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो फॉर्मूले आपको बाई हार्ट होने चाहिए। EMFT के अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे VSWR है ना, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ये किसी को नहीं पता तो कैसे निकाल लेगा भैया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स ये सब वगैरह नहीं आ पाएगा। प्लेन वेव्स को अच्छे से, यूनिफॉर्म प्लेन वेव सबसे इजी टॉपिक है, उसको अच्छे से करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे वेव गाइड्स वगैरह जो भी है। ठीक है, वेव गाइड्स में आप अच्छे से बात करेंगे बाउंसिंग डायग्राम और ये और वो जो भी है, स्मिथ चार्ट, ये सारी चीज़ अच्छे से कवर करेंगे ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर। ठीक है, वेव गाइड्स तो पूरा फार्मूला बेस्ड है, उसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ, लैम्डा सी, FC ये सभी निकालना है। मोड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, उसमें बस आप फार्मूला पुट कीजिए, आंसर आपके सामने, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन्स की बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स में VSWR आपको निकालना आना चाहिए, स्मिथ चार्ट पढ़ना आना चाहिए आपको, बाउंसिंग डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, कैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए।
जब ये चीज़ आती है ना तो इंसान को कॉन्फिडेंस आता है यार कि मैंने EMFT है वो, मैं ये नहीं कर 100% कर लिया, एटलीस्ट आपने 50% कर लिया, ठीक है, जो कि आपको दूसरे बच्चों से एक एज आगे देगा, ठीक है ना। तभी मोस्टली बच्चे रिपीट करते रहते हैं, बट उनका नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो वही गलती करते हैं, वो सोचेंगे कि मेरा EMFT है तो मैं इसमें PhD कर लूँ। अरे भैया PhD नहीं करना है, PhD नहीं करना है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको बाई हार्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। इन सारी चीज़ों का जब पोथी बन जाएगी ना, उसको लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एनालॉग कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। उसमें KPKF और ये सब KPKF ये सब, इन सब का ही पूरा रोल है, ठीक है ना। उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन है, ये दो ही हैं पूरे एनालॉग कम्युनिकेशन में। एंगल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का सबसे ईजीएस्ट पार्ट यही है। अगर आपने एनालॉग कम्युनिकेशन अच्छे से किया है तो आप 2 नंबर फिक्स समझिए अपने, क्योंकि 2 मिनिमम 2 नंबर तो आता ही है एनालॉग कम्युनिकेशन से। उसके बाद बात आती है रैंडम वेरिएबल्स और डिजिटल कम्युनिकेशन में। डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा टफर पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको रैंडम वेरिएबल्स की बात करनी है, उसमें आपको PDF और ये सब की बात करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो PDF वगैरह निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको मीन, वेरिएंस, इन सब के बारे में, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मोनोटोनस इंक्रीजिंग ये सब क्या होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स में डिजिटल वाला पार्ट आपका अच्छे से होगा। रैंडम वेरिएबल, उसमें रैंडम प्रोसेस, ठीक है, रैंडम प्रोसेस में कैसे हम किसी के भी स्टैटिकल पैरामीटर कैसे निकालेंगे, टाइम एवरेजेस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। ये होगा तब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100% नहीं हुआ तो 50% तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात चलती है हमारे सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट्स रह जाता है, अगर मैं मान लो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रह जाता है, तो उसको अगर आप मेरे हिसाब से तो स्किप भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जिसको बिल्कुल AIR 1 ही लाना है वो तो भैया उसको भी नहीं छोड़ सकता, बट मतलब 2 नंबर के लिए आप पूरा सब्जेक्ट तो कोई नहीं पड़ेगा 30 घंटे का, तो मेरे हिसाब से तो वो स्किप करेंगे, तो क्योंकि मैंने भी नहीं करा था तो मैंने भी स्किप ही करा था, तो ठीक है वो चलेगा। लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको अगर 11 बिट का ऑप कोड है तो कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, ये सब जैसे अभी गेट के पेपर में आया था, तो आपको ये सारी चीज़ें का आइडिया होना चाहिए। इतना करने के बाद मुझे लगता है टेस्ट सीरीज लगाइए और ट्राई करिए। अगर जैसे मान लो फरवरी में एग्ज़ाम है तो दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 2 महीने आपके पास रहें रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए। रिवीजन टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आपके पास इतना 2 महीने का समय है, इसका मतलब आप बिल्कुल बढ़िया ट्रैक पे हैं। ये आपकी जो है अंडर 1000 या अंडर 500 रैंक आने के बिल्कुल बिल्कुल पूरे 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 चांस हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको दबा के बिल्कुल रात के 2-3 बजे, जितने भी बजे आपके घर में शांति रहती है उतने बजे आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, पूरे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगाइए। अगर आपके मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेड इजी टेस्ट सीरीज में 45+ या 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये सोचिए कि आपकी डिसेंट रैंक आ सकती है, मतलब रैंक कहीं नहीं गई। अब शर्त ये है कि कहीं आप खुद ही ना मिस्टेक कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप 50+ मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप एक डिसेंट रैंक पा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बशर्ते कहीं वो डे गेट के एग्ज़ाम वाला डे ही आपका ऑफ डे ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा चलिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जो भी आपको डाउट हो, जो भी कि किस तरीके से और सब्जेक्ट्स हो उसको कैसे हैंडल करें, मेरे को यहाँ डाउट हो रहा है, ये हो रहा है, आप बिल्कुल मुझे DM कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली आंसर्स कर पाऊँ क्वेरी का। बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगर मैं फ़ेस टू फेस बात करूँगा या फिर मैं कोई क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा, तो अकॉर्डिंगली देखता हूँ। अभी मेरा कोई प्लान है भी नहीं, बस मैं एक गाइड करना चाहता था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो 2024 का पेपर रिलेटिवली ईजी था 2021 से, तो ठीक है। ऐसा आपको प्री प्लान नहीं होकर रखना कि IIT रुड़की जो 2025 में पेपर बनाएगा वो ईजी ही बनाएगा या फिर हार्ड ही बनाएगा। हमको तो हार्ड के लिए प्रिपेयर करना है, ईजी आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड मिलूँगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।